जय हिंद। आप सभी दोस्तों को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने डिफेंस गुरुजी चैनल पर। मैं अभिनव आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के जबरदस्त नोट्स आपके सामने रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप कैलकुलस के किन फॉर्मूले का रिवीजन कर सकते हो, वैसे ही आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपके सेट से और आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो बच्चों जरूर से जरूर इन सारे फॉर्मूला का रिवीजन करना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कतें ना हो, क्योंकि फॉर्मूला मैथ में अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों जो आप सबसे पहले देखोगे सेट के अंदर, तो सेट के अंदर स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहली बात कि एक वेन डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। वेन डायग्राम अगर आप ध्यान में रखते हो तो उससे भी एक आधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। और वेन डायग्राम को छोड़कर अगर आप कुछ बात करें, कि हम बात करते हैं किसी भी, आपको पता है कि अगर मान लो कि n ऑफ a और n ऑफ b अगर रिप्रेजेंट करता है किसी नंबर ऑफ एलिमेंट किसी दो सेट का, मान लो कोई सेट a है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ होगा n ऑफ a जिसको हमने कहा, वैसे ये सेट b है जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे उसको हमने n ऑफ b कहा। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है बच्चों? इसके लिए फॉर्मूला बन सकता है क्या? सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है n ऑफ a यूनियन b, और ये क्या होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस का n ऑफ a इंटरसेक्शन c। इसी को, यही जो आपका है बेसिक फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है और इसी को आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका ये फॉर्मूला बनता है। कैसे कि आप जो है मान लो इसका वैल्यू चाहिए, यहां पर माइनस होता है ना, तो माइनस अगर है तो इसको इधर लाओगे, इसको उधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यही आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो यहां से आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू निकल जाएगा। आप सभी को पता है यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन क्या होता है? जब दोनों सेट को मिला दो। और इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों सेट में कॉमन हो उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ a इंटरसेक्शन b चाहिए, तो n ऑफ a गिवन हो, n ऑफ b गिवन हो, n ऑफ a यूनियन b गिवन हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ही मान लो ये गिवन हो, दूसरा गिवन हो, n ऑफ b निकालना और ये भी गिवन हो, तो हम n ऑफ b को एक तरफ रखने देंगे, एक बार n ऑफ a को रखने देंगे, तो ये सारे वैल्यूज आसानी से निकल जाएंगे। तो इन फॉर्मूला का ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर बात करें तो सर अगर मान लो अभी जो मैंने फॉर्मूला को लिखाया उसमें n ऑफ a इंटरसेक्शन b था, माइनस का n ऑफ इंटरसेक्शन b था, तो अगर मान लो कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा n ऑफ a यूनियन b का? तो सर माइनस वाले को हटा दो, क्योंकि उसमें तो वो जीरो है कि उसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, वो खत्म हो चुका है, तो उसको आप हटाते ही क्या बच जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b। ये कब के लिए है? जब हमारा A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इसका ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल है। अब आगे अगर बात करें तो n ऑफ a माइनस b क्या है? तो बच्चों n ऑफ a माइनस b का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट जो n ऑफ a में है, सिर्फ और सिर्फ a में है, b में नहीं है, वही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वही इसी की बात कर रहे हैं। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि चाहे हम a इंटरसेक्शन b करें या b इंटरसेक्शन a करें, आपस में इक्वल रहता है। अब चाहे आप a यूनियन b करो चाहे b यूनियन a करो, तब भी आपस में ये इक्वल ही रहता है। इनको ध्यान में रखना। दोनों प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी कहते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि चाहे तो आप a इंटरसेक्शन करना किसके साथ, b इंटरसेक्शन c के साथ, या फिर a इंटरसेक्शन b पहले कर लो बाद में इंटरसेक्शन करना c के साथ, तब भी आपस में इक्वल रहेगा। और यही सेम चीज है आपके साथ यूनियन के साथ होगा। चाहे तो पहले दो को कर लो, फर्स्ट वाले के साथ करना बाद में, या फिर पहले दो वाले को कर लो, थर्ड वाले को करना लास्ट में, तब भी आपस में इक्वल रहेगा। और यही जो है प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर आगे देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि मान लो कि a इंटरसेक्शन करना किसके साथ, b यूनियन c के साथ, तो बहुत आसान है बच्चों। पहले a का इंटरसेक्शन b के साथ, उसके बाद a का इंटरसेक्शन c के साथ, और बीच में जो ये यूनियन का साइन था, बीच में यूनियन का साइन लगा दो, बस, और कुछ भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है कि कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ है क्या? तो बच्चों कुछ नहीं है आइडेंपोटेंट लॉ। वो क्या है कि a का इंटरसेक्शन एक साथ करो तब भी a रहेगा, a का यूनियन एक साथ करो तब भी a रहेगा। मतलब क्या है कि a और a में कुछ कॉमन देखोगे तो वो पूरा पूरा a ही रहेगा ना, इसलिए a आया। a का यूनियन करो a के साथ, फिर भी तो वो पूरा पूरा a का एलिमेंट ही आएगा ना, दो बार नहीं आ जाएगा, क्योंकि पता है आपको सेट में कभी भी चीजें रिपीट नहीं होती, उसको एक बार ही लिखा जाता है, इसलिए वो क्या रहेगा, a के इक्वल रहेगा।
अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ फाई एंड यू। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब है एम्प्टी सेट यानी नल सेट। तो बच्चों जब हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, यानी कोई सेट ए है उसका अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों का जो है आपका इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि फाई तो एक खाली है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? फाई आ जाएगा। फिर अगर बात करें यूनिवर्सल का ए के साथ, तो सर यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ए में कुछ एलिमेंट होंगे। अब इन दोनों में कॉमन तो वही होगा ना जो ए में अवेलेबल होगा, ए जो है यू से ही बना है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेम वैसे ही ए का यूनियन करोगे फाई, फाई का यूनियन का मतलब क्या है? उन सभी को ले लो, तो ए में जो एलिमेंट है वो भी लेना है, फाई में जो एलिमेंट है वो भी लेना है। तो फाई में तो जीरो था तो उसमें मतलब कुछ था ही नहीं, तो बचा क्या? ए वाला एलिमेंट बचा, इसीलिए ए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करें यूनियन का, तो यूनियन में क्या है? जो भी सबसे बड़ा सेट है अगर मान लो उससे कुछ बना है तो जो बड़ा सेट है वही आंसर होगा। तो यूनिवर्सल का ए के साथ जो यूनियन होगा वो क्या होगा बच्चों? हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपको ध्यान में रखने हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। बच्चे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपके अंदर मान लो ए लिखा है और ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो हटा दो, बाकी यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट तो वो लिख दो, वही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसी कॉम्प्लीमेंट लॉ को लिखना है कि अगर ए का यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा? जो ए में है वो नहीं रखना, बल्कि जो यूनिवर्सल सेट है बाकी जो बचे ए के अलावा वो, तो वो और ए दोनों को मिलाओगे यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, यू के इक्वल। वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तब किसके इक्वल आएगा? फाई के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आप ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बच्चों इन सब का ध्यान बहुत रखना कि ये नाम से जो भी नाम है इन सब का क्या है, इन सब से क्या बन रहा है। कई बार लोग डी मॉर्गन्स लॉ को कॉम्प्लीमेंट लॉ बना देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बना देते हैं, तो ऐसे नहीं, जो लिखा है इस हिसाब से आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा लॉ कौन सा है। अब बात करें डी मॉर्गन्स लॉ, तो वो क्या कहता है कि आप ए यूनियन बी लो, आप ए यूनियन बी लो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो वो किसके इक्वल आएगा? तो वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। इस चीज को याद में रखना है बच्चों। अब और क्या है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो और उसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो जो इंटरसेक्शन लिया है तो यहां पीछे यूनियन आएगा और इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपका ए का कॉम्प्लीमेंट किया है वापस से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करें तो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मतलब खाली था उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फाई जो हमारा था वो खाली था, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से यू के इक्वल आ जाएगा, यानी उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। वैसे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो फाई के इक्वल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेट्स फार्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। बच्चों ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने हैं कि ए में से ए माइनस करोगे तो फाई के इक्वल आएगा, बी में से ए माइनस करोगे तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। वैसे ही बी माइनस ए किसके इक्वल होता है? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो भी उसके बीच में कॉमन था इंटरसेक्शन बी में उसको हटा दो तो बी माइनस ए का वैल्यू आएगा। सेम वैसे ही ए माइनस बी करोगे तो वो क्या आएगा? ए। कब? जब इंटरसेक्शन बी फाई हो तभी तो ए के इक्वल आएगा, अदरवाइज कि मान लो कि जो भी बी का एलिमेंट होगा उसको हटा देना, ए में से जो बचेगा वही आपका ए माइनस बी होगा। अब आगे अगर बात करें, अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो है इसके साथ भी आ जाएगा, ये जो है इसके साथ आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। देख लो वही सेम चीज हुआ है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। अब आगे अगर बात करें हम ये सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए लिखा रहेगा और ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ट्रायंगल बी, तो बच्चे इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आपको ट्रायंगल जैसा दिखेगा, आपको डेल जैसा दिखेगा, तो बच्चों की क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब अगर बात करें एन ऑफ ए एंड बी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका अलग है क्योंकि हमने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी नहीं लिया, बल्कि एन ऑफ ए माइनस बी, पहले से ही हमने बी वाले एलिमेंट को माइनस कर रखा था। फिर एन ऑफ बी नहीं लिया बल्कि एन ऑफ बी माइनस से लिया, पहले से ही ए वाले को हटा रखा था, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है।
अब बच्चों आगे हम देखें तो एन ऑफ ए माइनस बी जो है वो किसी और होता है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस का एन ऑफ बी हटा दो, बी का जो वैल्यू था वो आप हटा दो, वो किसी और होता है एन ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होता है। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। वैसे एन ऑफ ए माइनस बी जो है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी के भी इक्वल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट का जो है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद देखें तो क्या होता है एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए, यही आपका एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जैसे बात है यूनिवर्सल में से ए को हटाओ तो ए कॉम्प्लीमेंट बचता है, उसी का नंबर आपको बचेगा, तो इसलिए आपको जो है ये हो जाएगा। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके 3 एलिमेंट गिवन हो ए बी सी या पी क्यू सी, कुछ भी 3 दे रखा है, तो उन तीनों का यूनियन क्या होगा। तो तीनों को पहले अलग लिखो, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस का एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी, अब प्लस का तीनों का इंटरसेक्शन। इस सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखने हैं, जो सेट्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब बच्चों आगे हम देखिए अगर, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको हमेशा याद रखना है चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें बच्चों साइन और साइन थीटा कोमा कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे। उसके बाद इसमें जो है आपके टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, और इसमें जो है कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जो है नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारे यहां पर 0 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री होता है, उसके बाद 180 फिर 270 सॉरी 180 270 फिर यहां पर जाओगे तो 360 होता है। तो बच्चों जब भी आप देखो तो याद रखना कि हमेशा 90 और 270 पर ही जो है, जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो रहा है, तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, तो याद रखना कि ये 90 और 270 पर ही चेंज होता है, और 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, इसलिए साइन जो है चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। बस आपको ये जरूर चेक करना है कि साइन है तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में गए, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। और आपका यही लिखा हुआ है कि आपका जो है π/2 माइनस रहे तो cos a, और cos π/2 माइनस a रहे तो साइन है। और यही सारे फॉर्मूले जो है आपको इन्हीं के बेसिस पे अगर आपको ये याद है तो आसानी से याद रहेगा। अब ध्यान में आपको रखना है बच्चों, जैसे देखो यहां पर मैंने लिखा है, जैसे देखो साइन 2π प्लस a, तो 2π मतलब 360, तो सर पहली बात तो 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही है, ठीक है। अब ये प्लस a मतलब क्या है कि 360 से जस्ट आगे बढ़े, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से पहुंच चुका है। फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसीलिए इस साइन के पहले पॉजिटिव रहा, अदरवाइज नेगेटिव होता। फॉर एग्जांपल और एक देखो, जैसे साइन 2π माइनस a है, यानी साइन 360 माइनस a, तो 360 पहली बात तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, क्योंकि सर ने बताया 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, लेकिन 90 और 270 चेंज होता है। तो सर ये तो 360 यानी चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रह जाएगा। लेकिन 2π माइनस करोगे तो 2π ने 180 माइनस करोगे तो फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आ गया है। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन a प्लस बी या फिर साइन x प्लस वाई, सम और डिफरेंस वाले जो आइडेंटिटीज हैं इनको आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जो कि आपको साइन a x प्लस वाई के फॉर्म में दे रखा है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। वैसे ही आपको cos x प्लस y का फॉर्मूला दे रखा है, और फिर आपको tan x प्लस y का फॉर्मूला दे रखा है। बच्चों इनको ध्यान में बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि इनको ध्यान में रखोगे तभी आप रिप्लेस करोगे y को x से, तो वो बन जाएगा x प्लस x यानी साइन 2x, तो आपका साइन 2x का फॉर्मूला बन पाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको हो सकती है। तो बच्चों इन फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। वैसे साइन x माइनस वाई को ध्यान में रखना है, cos x माइनस वाई, tan x माइनस वाई, कि इनको ध्यान में रखोगे तभी आप जो है साइन 2x cos 2x का और भी फॉर्मूला होता है। ये जो cos 2x है इनका बहुत ही ज्यादा यूज है बच्चों, आपको याद रखना है कि cos 2x जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x इक्वल टू जो है आपका है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो कि इस cos स्क्वायर x को चेंज करते हैं किसमें,
cos चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी माइनस का 2 साइन स्क्वायर बनता है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनता है। तो ये एक अलग फॉर्मूला बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक अगर हम इस साइन को चेंज कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो माइनस मल्टीप्लाई होकर जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे आप इसको चेंज करोगे 1 माइनस कॉस। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स था, अब माइनस का इसको हमने चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और इधर पहले से कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, अब प्लस का फिर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस का 1, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यही आपका जो है फॉर्मूला है। इस चीज का बच्चों ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही sec 2x का cosec 2x का फॉर्मूला जो है सारे ध्यान में आपको रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें हम ट्रिपल एंगल की, तो वैसे ही जो है एक बार जब sin 2x आ जाता है तो फिर एक x ऐड देखते हैं तो sin 3x हो जाता है, और sin 3x का फॉर्मूला बनता है 3 sin x माइनस 4। अब बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको sin 3x वाला है, cos 3x है, tan 3x है, कि इनका यूज आपको बहुत ही ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर sin 2x का tan के टर्म में बहुत ज्यादा जरूरी है, cos का फॉर्मूला tan के टर्म में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका ध्यान रखना, ये बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि इनका यूज हर जगह मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो इनवर्स में भी है, और आपके डिफरेंशिएशन में भी है, इंटीग्रेशन में भी है। इसीलिए इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हाफ एंगल की। तो जब आपने sin 2x पढ़ा तो sin 2x का फॉर्मूला क्या बना था, 2 sin x इंटू cos x। तो सर उस 2x को हम डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाता है कि सर एंगल को डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा sin x बाई 2। ठीक है सर, sin सॉरी 2 डिवाइड करोगे क्या बनेगा sin x बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है उसके बाद और भी फॉर्मूले जो हैं आपके cos 2x से जो आप डिराइव करोगे तो और भी फॉर्मूले आएंगे, जहां पर आपको sin x बाई 2 का फॉर्मूला बनेगा, cos x बाई 2 का, tan x बाई 2 का फॉर्मूला बनेगा, जो कि ये आपके सामने है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, यानी sin x इंटू cos y। इसका क्या फॉर्मूला होगा, cos x इंटू cos y क्या होगा, या फिर sin x इंटू sin y फॉर्मूला क्या होगा। ये दो फॉर्मूला है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटीज में, जिसको कि हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग करने का तरीका इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मल्टीप्लाई वाला, जिसको आप इस तरीके से अलग करके प्लस बीच में लाओगे, फिर आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा। तो बच्चों जो ये प्रोडक्ट वाले जो है इसको भी ध्यान रखना कि बाद में बीच में प्लस लाने के लिए जरूरी होता है, ताकि अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सके आसानी से। अब बात करते हैं सम प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, मतलब क्या है, जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा sin c प्लस sin d, या फिर cos c माइनस cos d, या cos c प्लस cos d। तो वो सारे फॉर्मूले आपके सामने यहां पर है कि भाई 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ये जो सारे फॉर्मूले हैं इसको ध्यान में रखने हैं। एक चीज और ध्यान में रखने हैं कि एक जगह पर माइनस आता है, वो किसमें आता है, cos c माइनस cos d के टर्म में आता है, यहां पर माइनस आता है। अगर माइनस नहीं रखोगे तो यहां पर y माइनस एक्स हो जाएगा, इसीलिए x माइनस वाई ही रहे, इसीलिए हमने माइनस सामने लाया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो इनका यूज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी का तो जो ट्रिग्नोमेट्री में है इनका ही यूज है, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स जो है, या माइनस एक्स, वो क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। वैसे ही cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। वैसे ही tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है। फिर cosec इनवर्स एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, फिर cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो मैं आपको लिख देता हूं। वो क्या है, वो है बच्चों आपके पास कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो ये एक्स के इक्वल हो जाता है। अगर ये एक्स जो है साइन इनवर्स के रेंज में ही रहे, ये एक्स जो आपका साइन के रेंज में रहे, तो आपका आंसर क्या होता है, एक्स। वैसे ही आपका कॉस इनवर्स एक्स ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये साइन इनवर्स अंदर हो, जरूरी नहीं है,
कि साइन इनवर्स साइन जो है अंदर हो सकता है, ये बाहर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी एक्स ही आएगा। इन सारे फॉर्मूले को आप जोर से ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज बहुत ज्यादा है और ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसमें बिल्कुल भी जो है आपको ये नहीं करना कि हाँ चलो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हैं फिर और कुछ कर लेंगे। ये हर एक चीज मायने रखता है आपके लिए, आपके रिजल्ट के लिए मायने रखता है कि आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि लगभग हर चैप्टर में इसको देखने को मिला है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।